हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं बायो-सावर्ट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट। तो यहाँ आपके पास में एक करंट कैरिंग वायर है और आपको इसकी वजह से कहीं एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है। पूरे वायर के लिए नहीं कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसमें प्रेजेंट एक छोटे से एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एक एलिमेंट आपने मार्क किया, इसका नाम रख लेते हैं डीएल, और ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं करंट का यहाँ पर एलिमेंट। याद रखिएगा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट का जो यहाँ पर आपका एलिमेंट है ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है? ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर क्या होनी चाहिए? तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये होना चाहिए आपके करंट के डायरेक्शन के अलोंग। तो करंट अभी कहाँ पर जा रहा है वायर में? ऊपर की तरफ। तो करंट का एलिमेंट भी कहाँ होगा? ऊपर। और अगर मान लो करंट किसी वायर में नीचे होता तो यही एलिमेंट कहाँ देखता? नीचे की तरफ। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से मार्क करना है उसका आपको पोजिशन वेक्टर। तो यहाँ से आप उसकी पोजिशन वेक्टर मार्क कर दीजिए और नाम रख देते हैं यहाँ पर आर्क। और उसके बाद में आप इस करंट एलिमेंट में जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें और आपके पोजीशन वेक्टर के बीच में यहाँ पर जो भी इनके बीच में एंगल था, उस एंगल का नाम रख लेते हैं कुछ थीटा। और इन सब की वजह से, मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका सिंबल जो है वो यहाँ पर है बी, और छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है उसके लिए लिख दिया डीबी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर किसके हैं? करंट के। जितना ज्यादा यहाँ पर इस वायर में करंट होगा उतना ज्यादा यहाँ पर उस पॉइंट पे बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर किसके है? इस छोटे से एलिमेंट के डीएल। मतलब जितना बड़ा यहाँ पर एलिमेंट होगा उतना चार्ज उससे चलेगा और वो उतनी ही ज्यादा वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है आपके डीएल और आर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो डीएल और आर के ये जो आपको एंगल दिख रहा है डीएल और आर में, इसके साइन वाले एंगल के यहाँ पर डायरेक्टली है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो ये 60 होता तो साइन 60 के डायरेक्टली है, 30 है तो साइन 30 के डायरेक्टली है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर किसके हैं? स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी होने वाली है। अब इन चारों सिचुएशंस को हम यहाँ पर कंबाइन कर लेते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा, दैट इज साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ आर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर मैग्नीट्यूड है। जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ हटाते हैं, आपके पास में यहाँ एक क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आएगा के आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ आर स्क्वायर। तो के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है आपके मैग्नेटिक फील्ड का। के यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो के को मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वैसे देखिए के हमेशा दो बातों पर डिपेंड करता है यहाँ। एक तो डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, और डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के मीडियम के ऊपर। तो सिस्टम ऑफ यूनिट और मीडियम, इसमें के की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विच इज 10 टू द पावर माइनस ऑफ आपका 7। और यूनिट अगर आपको बनानी है तो इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट यहाँ पर है आपके पास में टेस्ला। और यहाँ देख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, और एक मीटर से मीटर कट जाएगा, पर यहाँ पर एम्पियर। टेस्ला मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा एम्पियर। तो मैं यूनिट लिख देता हूँ आपके पास में टेस्ला मीटर, आपका यहाँ पर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये यहाँ इसकी कुछ यूनिट है। लेकिन यहाँ पर ये म्यू नॉट यहाँ पर क्या चीज है? तो देखिए यहाँ म्यू नॉट ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब जब आपके डीएल और आर के बीच में एयर हो, हवा हो, तो आप यहाँ पर जो है ये वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज एक्चुअली हवा यहाँ पर जो है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैलकुलेशन को सही करने के लिए, विच इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 7। देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये उधर की तरफ ले गया, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। और अगर मान लेते हैं कि इनके बीच में कोई और मीडियम आ जाता तो एयर होगी तो ये लिखना है, और अगर आपके पास में कोई और मीडियम यहाँ पर होता
इन बिटवीन डी एल एन, यहाँ पोजिशन वेक्टर जो आपका दिख रहा है इसके बीच में, तो मैं यहाँ पर आपके वैल्यू को लिखता के की विच इज म्यू अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर ये होता म्यू अपॉन 4 पाई, और म्यू इज एक्चुअली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जो भी मीडियम इनके बीच में होता उसे हमें लिखना पड़ता। तो एयर है तो ये, और मीडियम है तो आप कुछ वहां पर ऐसी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं यहाँ मैग्नीट्यूड के बाद इसकी लिखने वाला हूँ वेक्टर फॉर्म, तो आप इसे एक बार उतार सकते हैं। वेक्टर फॉर्म यहाँ पर जो है वो क्या है तो वेक्टर फॉर्म यहाँ पर आपके पास में है dB इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप। तो म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, और इसमें यहाँ पर k की वैल्यू एक बार मैं सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ जिससे किसी को भी डाउट ना रहे कि k इज एक्चुअली म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, और k की वैल्यू कितनी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आर स्क्वायर आ गया। तो ये देखो म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा को लिख दिया डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब डी एल क्रॉस आर कैप यहाँ पर कैसे आया, थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट समझ ही आ गया होगा वैसे तो, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट से भी अगर आपको समझना है तो हम देख सकते हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर के दो प्रोडक्ट, उसमें से एक प्रोडक्ट आपका ए क्रॉस बी, जिससे आप लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन भी है एन कैप, बट मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूं समझने के लिए। तो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। वैसे यहां पर आपके पास में देखो क्या लिखा है, डीएल क्रॉस आर कैप। तो ये लिखा डीएल क्रॉस आर कैप, डीएल क्रॉस आर कैप में डीएल पहला वेक्टर लिख दिया, जैसे ए पहला वेक्टर था ये आ गया डीएल। वैसे यहाँ पर देखो दूसरा वेक्टर आपका बी था, वैसे आर कैप ये लिखा 1 और आगे लगा दिया साइन थीटा। तो जैसे यहाँ पर आप देखो डीएल साइन थीटा में डीएल इंटू 1 इंटू साइन थीटा। यहाँ पर 1 यहाँ क्यों ले रहे हैं वो देखिए, क्योंकि हमें पता है आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और किसी भी यूनिट वेक्टर का आर कैप आई कैप जे कैप के कैप उन सब के मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर होने वाली है, 1 के बराबर। तो डीएल साइन थीटा जैसा यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, और उस डीएल साइन थीटा को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डीएल क्रॉस आर कैप। अब यहाँ पर ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, और आप इसे थोड़ा और बढ़िया लिख सकते हैं कि आर कैप कैन बी रिटर्न एज वेक्टर अपॉन इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ पर इससे थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं कि dB इक्वल टू यहाँ क्या हो सकता है, म्यू नॉट आई, और ये लिख दिया है dl, और ये आपका आर कैप था वो हो सकता है आर वेक्टर, आर कैप इस आर वेक्टर अपॉन नीचे एक और आर 4 पाई आर क्यूब। याद रखिएगा आर कैप लगाएंगे तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, और आप यहाँ आर वेक्टर लगाएंगे तो नीचे की तरफ आर क्यूब, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो नीचे आर क्यूब। बट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब नहीं है, ये तो आर मल्टीप्लाई होकर के आया है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अब भी यहाँ पर आपका आर स्क्वायर है। हमें यहाँ पर इसमें अगली जो चीज समझनी है कि इसमें इसकी डायरेक्शन को कैसे लिया जाना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा कैसे, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर से आपको क्रॉस करना है दूसरे वेक्टर की तरफ, देख सकते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैंने वही जो आपका लिखा है ए क्रॉस बी, उसी का इस्तेमाल करते हैं। मान लो मुझे यहाँ से क्रॉस करना है ए से बी, और मुझे डायरेक्शन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेच योर राइट हैंड, पहले वेक्टर के अलोंग रखिए। तो पहला वेक्टर आपका ए है और उसे दूसरे वेक्टर के अबाउट छोटे एंगल पे घुमा दीजिए। तो ए से बी जब आप उसे रोटेट करेंगे तो देखिए थंब कहाँ गया, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ए क्रॉस बी में अंदर, और अगर मैं बी से ए की तरफ आता तो बी क्रॉस ए जो आया वो कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। वैसे ही आप देख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर कौन है आपका डीएल, और दूसरा वेक्टर यहाँ आर। डीएल हमेशा किसके साथ लेना है, करंट के साथ में, और दूसरा वेक्टर आपके पास में आर, और छोटे एंगल पे घुमाना है। तो फर्स्ट वेक्टर से डीएल से आर, डीएल से आर थंब कहाँ चला गया, अंदर की तरफ। तो डीएल क्रॉस आर आपका डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर इनवर्ड, फर्स्ट से सेकंड वेक्टर। और यहाँ पर अगर हम इससे थोड़ा सा और समझना चाहें कि अगर मान लेते हैं कि और कोई डायरेक्शन यहाँ पर होती, मतलब और कोई सिचुएशन यहाँ होती, तो अगर एक सिचुएशन और मैं यहाँ लेता कि करंट यहाँ पर ऐसा होता, छोटा सा एलिमेंट मार्क कर लेते हैं डीएल, उसके बाद मार्क कर लिया आपने यहाँ पर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कैलकुलेटेड, पोजीशन वेक्टर ये आपका थीटा। तो बताइए इस समय पर डायरेक्शन क्या आती, पहला वेक्टर डीएल से आर, डीएल से आर, थंब यहाँ कहाँ आया, बाहर की तरफ। तो फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ आपको यहाँ से रोटेट करना है। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं डायरेक्शंस वगैरह कैसे यहाँ ली जाती हैं। अब इसमें दो स्पेशल केसेस ऐड कर लेते हैं, आपका केस 1 और केस 2। केस 1 का मतलब अगर आप यहाँ पर मान लें कि आपके पास में कोई वायर है, उसमें करंट जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ पर मार्क करा, करंट एलिमेंट, और वहां
जहां मैग्नेटिक फील्ड मार्क करनी है उस तक की पोजीशन वेक्टर मार्क कर लेते हैं। बट इस बार हमने एलिमेंट बाहर नहीं मार्क करने की जगह वायर पे ही मार्क कर लिया। अब आप देखो करंट का एलिमेंट कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ है, ऊपर। तो इन दोनों में एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। और अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या निकल के आने वाला है, म्यू नॉट आई डी एल साइन आपका यहाँ पर डीएल और आर के बीच का एंगल जो कि 0 है, दोनों ऊपर ही देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई आर स्क्वायर। और साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में कितनी है, 0। मतलब वायर पे ही कोई एलिमेंट अगर आपने लिया होता तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमेशा वायर की वजह से वायर पे क्या होने वाली है, 0। और अगर यही आपने ऐसा एलिमेंट वायर पे जहां करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वहां ना लेकर के यहाँ एलिमेंट मार्क करा होता नीचे की तरफ, तो करंट का वेक्टर जो है वो कहाँ देख रहा है, ऊपर, और पोजीशन वेक्टर जो है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ। तो इन दोनों में इस बार एंगल कितना है, करंट ऊपर, पोजीशन वेक्टर यहाँ नीचे, तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 180 डिग्री। तो यहाँ आपने साइन 0 रखा था, वहीं आप आगे रख दीजिए साइन 180। तो साइन 0 के लिए और साइन 180 के लिए, मतलब इसी वायर पे अगर पॉइंट ऊपर की तरफ हो, करंट ऊपर जा रहा हो, या इसी वायर पे पॉइंट नीचे की तरफ हो, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आने वाली है, 0। मतलब वायर की खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में 0 होने वाली है। और एक और केस ले लेते हैं, केस सेकंड, कि अगर यहाँ पर करंट ऊपर है, छोटा सा एलिमेंट है डीएल, और पोजीशन वेक्टर यहाँ पर कहीं आपने मार्क कर दिया बाहर की तरफ, तो देख सकते हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, 90 डिग्री यहाँ पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना यहाँ, सॉरी वैल्यू कितनी आने वाली है, म्यू नॉट आई डीएल साइन, दोनों में एंगल 90, साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री पे आपका रिजल्ट मैक्सिमम। बाकी स्टेटमेंट आपके पास में यहाँ लिखी हुई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।